हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस यूट्यूब में हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हाईकोर्ट एआरओ नैनीताल सहायक समीक्षा अधिकारी उसका जो सिलेबस आपको मैंने पहले चर्चा कर दी थी, तो आज उसी के सिलेबस के अनुसार जो है हिंदी जो लैंग्वेज सेकंड पेपर था उसमें आपका सारांश लेखन या संक्षेपण भी सिलेबस में आपके सम्मिलित है। प्रेसिस राइटिंग है जो को संक्षेपण भी कहते हैं, प्रेसिस राइटिंग को संक्षेपण। तो उसी पे आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो अंत तक देखिए। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं सारांश लेखन या संक्षेपण, या ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रेसिस राइटिंग, ठीक है। तो चलते हैं, इसकी देखिए परिभाषा है क्या, देखिए पहले परिभाषा समझ लीजिए। संक्षेपण शब्द अंग्रेजी भाषा के प्रेसिस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है छोटा कर देना। संक्षेपण यानी आप वैसे शब्द से ही समझिए, संक्षेप, ये संक्षेपण से यानी कि संक्षेप करना, यानी कि उसको छोटा कर देना, ठीक है। कोई बड़ी चीज है उसको छोटा कर देना तो संक्षेप कहलाता है, ठीक है। संक्षेपण से ही संक्षेपीकरण शब्द बना है, ठीक है। किसी विस्तृत अवतरण के सारभूत एवं मौलिक तथ्यों को, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारभूत और मौलिक तथ्यों को, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसी विस्तृत अवतरण के सारभूत एवं मौलिक तथ्यों को ग्रहण कर सार रूप में प्रस्तुत करना ही संक्षेपीकरण कहलाता है। यानी कोई विस्तृत अवतरण है, उसका सारभूत एवं मौलिक तथ्य, जो उसके सारभूत और मौलिक तथ्य हैं उनको ग्रहण कर सार रूप में प्रस्तुत करना ही संक्षेपण कहलाता है। इसमें लेखक की ग्राहिका शक्ति और निर्णयात्मकता बुद्धि का परिचय मिलता है। विद्यार्थियों में सारभूत बातों को ग्रहण करने तथा निरर्थक प्रसंगों को त्यागने की आदत डालने के लिए संक्षेपीकरण का अभ्यास करना अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं, आप यहाँ पे देखिए संक्षेपण यानी कि प्रेसिस, भावार्थ और सारांश में क्या अंतर है, ठीक है। इनमें थोड़ा सा बहुत अंतर है, आप उसे देख लीजिएगा। संक्षेपण में देखिए, पहला पॉइंट है संक्षेपण स्वयं में पूर्ण रचना होती है, ठीक है। दूसरा, इसमें मूल रचना के समस्त आवश्यक बातें संक्षेप में क्रमशः रखी जाती हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो मूल रचना की समस्त आवश्यक जो बातें हैं वो संक्षेप में क्रमशः, यानी क्रमशः मैंने 1 by 1, 1 2 3 ऐसे क्रमशः, पहले वो आएगा फिर वो आएगा, यानी क्रमशः रखी जाती हैं, ठीक है। तीसरा, इसका आकार मूल रचना का 1/3, ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आकार जो होता है संक्षेपण का मूल रचना का 1/3 होता है। अर्थात जैसे 100 शब्द का उसने संक्षेपण दिया है, 100 शब्द का, अब 100 शब्द का उसमें है, अब उसको संक्षेपण करना है तो आपने 1/3 यानी कि 33 शब्दों में उसका संक्षेपण करना है आपने, ठीक है। मानो कोई अवतरण दिया है, वो 1000 शब्द का अवतरण है, उस 1000 शब्द का 1/3 मान ली आपको, यानी कि 33 जो है 330 जो शब्द है, ठीक है, 330 शब्द आपने संक्षेपण के रूप में लिखने हैं। चौथा, मुख्य भाव ही इसमें लिया जाता है, ध्यान दीजिए, इसमें मुख्य भाव भी लिया जाता है संक्षेपण में। भावार्थ की हम बात करें तो भावार्थ में दूसरे नंबर में जो था, इसमें क्या, मूल रचना के भाव को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है। जो मूल रचना के भाव हैं उनको कम से कम शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है। और यहाँ पर क्या था, संक्षेपण में मूल रचना की समस्त आवश्यक बातें संक्षेप में रखनी जाती है। यहाँ पर मूल रचना के भाव को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर समस्त था, यहाँ पर कम से कम शब्दों में, ये ध्यान रखना है। इसका अगला पॉइंट है, मुख्य भाव के साथ साथ गौड़ भाव भी स्थान पा जाते हैं। यहाँ पर केवल मुख्य भाव था, यहाँ पर मुख्य भाव के साथ साथ गौड़ भाव भी स्थान पा जाते हैं इसमें। और सारांश की बात करें, जो समरी होती है, बल्कि इसमें आपका समरी राइटिंग भी आपने देखा होगा, जो सिलेबस में आपका इंग्लिश लैंग्वेज हो चाहे हिंदी लैंग्वेज हो, उसमें समरी राइटिंग लास्ट में आपने देखा होगा, मैंने बताया था आपको समरी राइटिंग है, तो वहाँ पर आपने कैसा करना, देखिए इसका आधार मूल रचना का 10वां भाग होता है। ध्यान दीजिए, इसका जो आधार है मूल रचना का 10वां भाग होता है, ठीक है। मान लीजिए मूल रचना आपकी 100 शब्द की है, तो यानी कि 100 का 10वां भाग, ठीक है, यानी 10 शब्द, ठीक है। तो सभी केंद्रीय बातों को अत्यंत लघु रूप में लिखा जाता है। यहाँ पर बहुत ही लघु रूप में सभी जो केंद्रीय बातें उनको अत्यंत, ध्यान, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, अत्यंत लघु रूप में लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने जाना संक्षेपण, भावार्थ और सारांश में क्या अंतर है। तो चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, सारांश या संक्षेपीकरण की जो विधि है
क्या क्या विधि होनी चाहिए आप उसे ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, सर्वप्रथम दिए हुए अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। जो भी अवतरण हमें दिया है उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। यदि एक बार में अर्थ स्पष्ट नहीं हो तो उसे 2 या 3 बार आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। दूसरा, अवतरण की मूल बातें स्पष्ट हो जाने पर या हो जाने के पश्चात महत्वपूर्ण स्थलों को रेखांकित कर लेना चाहिए। दैट इज इम्पोर्टेंट। ये देखिए, रेखांकित कर लेना चाहिए। रेखांकित स्थलों को अलग अलग से संख्या डालकर लिख लेना ही उत्तम होगा। रेखांकित किया, उसमें संख्या डाल दी 1 2 3 4 ऐसे। रेखांकित स्थलों को क्रमबद्ध कर अपनी भाषा में लिखकर, अब देखिए ध्यान दीजिए, उनको क्रमबद्ध करके अपनी भाषा में, ध्यान दीजिए, अपनी भाषा में लिखकर संक्षेपण का ढांचा तैयार कर लेना चाहिए। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, अपनी भाषा में। फोर्थ, संक्षेपण मूल अवतरण का लगभग 1/3 होना चाहिए। देखो, मूल अवतरण मान लीजिए आपका 100 शब्द का, तो उसका 1/3 33 शब्द का होना चाहिए। संक्षेपण में विस्तार की सीमा से दूर रहकर अवतरण के शब्दों की सीमा का ध्यान रखना चाहिए। अनावश्यक अंश जैसे भाव यह है कि, सारांश यह है कि आदि की उपेक्षा करनी चाहिए, अर्थात इसको शामिल नहीं करना, इनको हटा देना चाहिए, ठीक है। अनावश्यक सब शब्द हैं ये, या अनावश्यक अंश हैं, या अनावश्यक वाक्य हैं। भाव यह है कि, सारांश यह है कि, इनको हटाना चाहिए या उपेक्षा इनकी करनी चाहिए। संक्षेपण, तो अगला देखिए 6 पॉइंट है, संक्षेपण तैयार करने के पश्चात उसका आकर्षण एवं उपयुक्त शीर्षक खोजना चाहिए। ध्यान दीजिए, जब संक्षेपण आपका तैयार हो गया उसके पश्चात आपको क्या करना है, उसका आकर्षण एवं उपयुक्त शीर्षक, ध्यान दीजिए, शीर्षक जो है खोजना चाहिए। ध्यान रहे कि शीर्षक अत्यंत, शीर्षक जो होना चाहिए लघु होना चाहिए और आकर्षक होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, संक्षेपण में ऐसे शब्दों का चयन करना चाहिए जिसमें अधिक शब्दों को स्पष्ट करने की क्षमता हो, ठीक है। लेकिन यह भी ध्यान रखें कि संक्षेपण इतना संक्षिप्त भी ना हो कि उसका मूल भाव ही लुप्त हो जाए।